हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और लैंडमार्क जजमेंट जिसका टाइटल है नीरज दत्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। वेल, ये केस इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ब्राइबरी केसेस में जहाँ पर डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो उन केसेस में सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर भी हम एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सकते हैं। वेल, ये कन्विक्शन वैलिड है या नहीं है, इसी बात का इशू उठा था जिसको कोर्ट ने बड़े ही वाइजली डील किया। तो इस केस की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। हुआ क्या कि ईयर 2000 में मिस नीरज दत्ता नाम की एक पब्लिक सर्वेंट हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बैठती हैं और इनके पास में मिस्टर रजवीत सिंह सेठी एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें अपने शॉप पर एक इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स का इंस्टॉलमेंट करवाना है और जिसका अप्रूवल मिस नीरज दत्ता ही कर सकती हैं। लेकिन नीरज दत्ता ने ऐसा काम करने के लिए 10,000 रुपीज़ एज अ ब्राइब कंप्लेनेंट से मांगी और जिसके लिए कंप्लेनेंट इनिशियली एग्री भी कर गए, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ की कंप्लेंट की और इसी वजह से मिस नीरज दत्ता सेक्शन 7 एंड सेक्शन 17 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बुक कर ली गई। अब इससे पहले कि इस केस का ट्रायल शुरू होता, जो कंप्लेनेंट है वो खुद ही एक्सपायर कर गए, यानी कि अब यहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस मिलना तो इम्पॉसिबल था। यानी कि उनका जो स्टेटमेंट्स थे, उनका ओरल एविडेंस था या वो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते, वो एविडेंसेस अब पॉसिबल नहीं थे कोर्ट के सामने लाने। लेकिन फिर भी ट्रायल कोर्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, उनके उस सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर एक्यूज्ड का कन्विक्शन कर डाला और इसीलिए इसी जजमेंट के अगेंस्ट ऑब्वियसली बात है कि एक्यूज्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल की और ईयर 2009 में उनका कन्विक्शन अपहेल्ड कर दिया गया बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। नाउ ईयर 2019 आते आते ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया और सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इसको फाइनली 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र किया और सवाल वहाँ पर यही सेम सवाल उठा कि क्या ब्राइबरी केसेस में सिर्फ सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर कन्विक्शन वैलिड माना जाना चाहिए या नहीं माना चाहिए। तो इस केस में कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये बिल्कुल सही बात है और कि जो ट्रायल कोर्ट ने भी और उसके अलावा जब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो कन्विक्शन अपहेल्ड किया है वो या कंफर्म किया है वो बिल्कुल सही है कि पब्लिक सर्वेंट को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है और कन्विक्ट भी किया जा सकता है, चाहे वहाँ पे कंप्लेनेंट का एविडेंस गायब हो, ख़त्म, यानी कि वो पॉसिबल जहाँ पर ना हो या वो एब्सेंट हो। अब इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट एविडेंस चाहे वो ओरल फॉर्म में हो या फिर वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म की बात की जा रही है। तो कोर्ट ने यही कहा कि इन्फरेंशियल रिडक्शन ऑफ गिल्ट के बेसिस पर आप सर्कमस्टांसेस को ड्रॉ कर सकते हो और कन्विक्शन बिल्कुल उसका हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ और एक्सप्लेन की। कोर्ट ने कहा कि कन्विक्शन तब होगा सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर जब प्रोसिक्यूशन सेक्शन 7 एंड सेक्शन 13 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को वैलिड तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से एस्टैब्लिश कर पाएगा। यानी कि जो सेक्शन 7 और सेक्शन 13 के इंग्रेडिएंट्स हैं, पहले उनका एस्टैब्लिश होना इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 7 एंड सेक्शन 13 के बीच में डिफ्रेंशिएट किया। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 7 तब अप्लाई होता है या सेक्शन 7 का ऑफेंस तब बनता है जब बेशक पब्लिक सर्वेंट ने अपनी तरफ से डिमांड ना की हो, लेकिन अगर ब्राइब गिवर ने पहला ऑफर खुद दिया हो और उस बेसिस पर पब्लिक सर्वेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो तो भी इसे ब्राइब की कैटेगरी में डालेंगे, लेकिन वो सेक्शन 7 वाला ऑफेंस बनता है। दूसरा ऑफेंस की क्या बात कर रहे हैं? जो सेक्शन 13 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट ने डिमांड की और उसके डिमांड के बेसिस पर ब्राइब गिवर ने उस डिमांड को एक्सेप्ट किया, यानी कि उस ब्राइब गिवर ने अब इस डिमांड के बेसिस पे उस पब्लिक सर्वेंट को वो ब्राइब दे दी और यानी कि इस तरीके से अगर उसको ऑब्टेन किया गया है
बाय द पब्लिक सर्वेंट तो उसको कहेंगे ऑफेंस ऑफ ऑब्टेनमेंट. सो इन आइदर केसेस, चाहे सेक्शन 7 की बात की जाए या फिर सेक्शन 13 की बात की जाए, इन दोनों ही केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूशन को क्या चीज़ पहले इस्टेब्लिश करनी है कि या तो ब्राइब गिवर के द्वारा ऑफर पहले दिया गया था और साथ में कि डिमांड जो थी वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा की गई थी. इन आइदर केस रेस्पेक्टिवली ये चीज़ को इस्टेब्लिश करना पहला काम है पब्लिक प्रोसिक्यूशन का. यानी कि सिर्फ एक्सेप्टेंस और रिसीट ऑफ एन इलीगल ग्रेटिफिकेशन वुड नॉट इट इन इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 7 और 13. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जब डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं हो पाएगा. जैसे कि इस केस में हुआ, कंप्लेनेंट जो है वो खुद ही एक्सपायर कर गए ट्रायल से पहले, या फिर जहाँ पे कंप्लेनेंट खुद हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया जाए, या वो किसी और कारण की वजह से अवेलेबल ना हो. यानी कि डायरेक्ट एविडेंस किसी भी तरीके से कोर्ट के सामने नहीं है, तो क्या कोर्ट के पास इतनी डिस्क्रिशन नहीं है कि वो सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर जो फैक्ट्स उसके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, क्या उनके बेसिस पर वो एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करके इस बात तक नहीं पहुंच सकता कि क्या इस एक्यूज ने वो ऑफेंस किया है या नहीं किया है. इसके अलावा कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली कि दैट द कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशन टू ड्रॉ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स on the basis of available evidence while considering the issue if a demand for undue advantage or bribe or illegal gratification is made out or not. However, this presumption would sustain only if it is not directly rebutted. तो कोर्ट क्या कह रहा है कि कोर्ट के पास ये भी डिस्क्रिशन है ऐसे केसेस में कि वो खुद प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को ड्रॉ कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस विच इज अवेलेबल टू द कोर्ट. लेकिन बात ये भी है कि जो बातें उस एक्यूज के खिलाफ आई हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट रिबटेड बाय हिम, उनको सस्टेनेबल माना जाएगा. वो प्रिजम्पशन मानी जाएगी कि ऐसा ही मान कर चला जाएगा कि एक्यूज्ड ने ये ऑफेंस किया है. सो आप ये देख सकते हैं इस केस में कि सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर भी अगर आप एक्यूज्ड का कन्विक्शन कर सकते हैं अगर डायरेक्ट एविडेंस, जो हमने अभी रीजंस डिस्कस किए, अगर उन रीजंस की वजह से डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल ना हो. आई होप आपको ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस छोटी सी वीडियो से समझ में आया होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि करप्शन के केसेस ऐसे हैं जो हमारे आसपास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं, और ऐसे केसेस के बारे में जानकारी होना और प्राप्त करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी इस छोटी सी वीडियो के द्वारा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.